जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। हालात कैसे भी हों किसी के सामने झुकना नहीं। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा आप सबका स्वागत है आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। बेटा सबसे पहली बात तो आपके दुखों की कर लेते हैं, जो पिछले से पिछले लेक्चर में आपको हुआ। आई थिंक जहां तक मुझे याद है पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 8 में शायद, ठीक है। जो बहुत सारे बच्चे और एक आध बच्चा तो कॉन्टिन्यूसली वो चीज लिख रहा है कि सर आपने थर्ड पीरियड के अंदर वहां पोटाशियम लिख दिया तो वो तो आता नहीं है। हाँ जी बेटा, वो नहीं आता, वो जल्दबाजी में बाय मिस्टेक लिखा गया। जब आपको ऐसी चीजें पता चल जाती हैं तो बेटा उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती है। इतने तो समझदार आप हैं ना कि भैया हाँ गलती से लिखा गया है, सर थर्ड पीरियड बोल रहे हैं पोटाशियम लिख दिया, बाकी तो सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही लिखे थे ना वहां, तो वहां पे सोडियम आएगा, पोटाशियम की जगह वहां पे सोडियम ही आएगा भैया। तो बेटा ऐसी ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक ना वो खुद ब खुद करेक्ट कर लिया करो। कई बार फ्लो में लिखी जाती हैं चीजें और वहां पे नहीं ध्यान जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो एनर्जी मैं ना दे पाऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊं जैसे कि मैं हमेशा पढ़ाता आया हूं, ठीक है। तो कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मजा नहीं आ रहा है। बेटा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊं जैसे मैं हमेशा पढ़ाता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भैया आज हमारा क्या गोल होगा? आज हमारा गोल होगा जी फॉर्मल चार्ज निकालना, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम सीखेंगे सर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत बेसिक करेंगे किसके बारे में बेटा? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो फॉर्मल चार्ज आज हम कंप्लीट कर देंगे और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बेसिक बातें स्टार्ट कर देंगे आज हम, ठीक है। इतना ही करेंगे आज हम। हो सकता है लेक्चर हमारा छोटा ही हो, ठीक है। जो आपकी डिमांड थी, आप 2.5 घंटे का लेक्चर देख के जो फैल गए थे ना कि सर ये क्या कहानी कर दी आपने, 2.5 घंटे का लेक्चर 2 ही घंटे रखिए, ये क्या कर दिया, हम कंप्यूटर नहीं है। भैया कंप्यूटर कौन कह रहा है आपको? कौन कह रहे हैं जी आप कंप्यूटर? आप इंसान है भैया। कंप्यूटर भी जिसने बनाया है इंसान ने बनाया, तो मतलब इंसान ज्यादा पावरफुल है उस कंप्यूटर से। तो आप छोटी चीज से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आप इंसान ही रहिए भैया। इंसान बहुत ज्यादा एडवांस है किसी भी मशीन से। बनाने वाला कौन है भैया? इंसान ही तो है, इंसान के ही दिमाग की तो उपज है वो सब चीजें। तो छोटी चीज से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है जी। 2.5 घंटे का एक लेक्चर हो गया, आधा घंटा उसमें मैंने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मुझे ये लगा कि उस आधे घंटे को किसी और लेक्चर की तरह देना बेवकूफी थी। वो आधा घंटा मैंने स्ट्रेच करके तुम्हारा चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया, वरना वो आधे घंटे के लिए छोड़ता तो उसको मुझे खींच तान करके 1.5 घंटा करना पड़ता, तो वो फालतू होता, वो टाइम खराब होता। उस लेक्चर से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आती आपकी। कोई बात नहीं, आप उससे धीरे धीरे देखते रहिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। रात गई बात गई। अब हमें क्या करना है बेटा? फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि भैया फॉर्मल चार्ज होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मल चार्ज की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो भैया फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इट इज द चार्ज हिडन और विजिबल which an atom experience in a combined state। कंबाइन स्टेट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कि एटम जो है ना किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है। कैसे है जी? वो बॉन्डेड फॉर्म के अंदर है और उस बॉन्डेड फॉर्म के अंदर एटम के ऊपर जो विजिबल या हिडन चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज। तो यहां पे आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या? कि जो फॉर्मल चार्ज है ना मेरे बच्चे, जो हमारा क्या होता है जी? फॉर्मल चार्ज होता है। ये किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है?
ये हमेशा बॉन्डेड एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, बॉन्डेड एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, ये मेरा विजिबल भी हो सकता है और हिडन भी। कहने का मतलब इसको मैं दिखा भी सकता हूं और नहीं भी, मतलब इसको अदृश्य भी कर सकता हूं। पावर है जी चार्ज के पास, ये अपने आप को क्या कर सकता है, विजिबल भी, तुम्हारे सामने रख भी सकता है और नहीं भी। अगर जब ये नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे फॉर्मल चार्ज नहीं है। अगर वहां पे फॉर्मल चार्ज की कुछ वैल्यू है तो वो तुम्हें दिखाई दे या ना दे, फॉर्मल चार्ज एग्जिस्ट करेगा वहां पे। ठीक है, तो दूसरी बात क्या याद रखना है, ये हिडन भी हो सकता है या फिर विजिबल भी हो सकता है। और किसके लिए कैलकुलेट होता है बेटा, ये बॉन्डेड एटम के लिए कैलकुलेट होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला है जी। अब देखो, बॉन्डेड एटम के लिए निकाल रहा हूं बेटा, मतलब एक सिंगल एटम के लिए कैलकुलेट होगा ये। सिंगल एटम से मेरा मतलब है कि मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 4 एटम है, तो उन चारों एटम पे अलग अलग मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं। समझे बात? उन अलग अलग एटम्स के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं बेटा, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं। और फॉर्मल चार्ज को बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा एफसी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम कैसे निकालते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम इन फ्री स्टेट। कि भैया जब वो एटम फ्री स्टेट में होता है ना, तो उस टाइम पे उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं हर जगह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है उसके पास, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। या फिर क्या लिख दो बेटा यहां पे, बॉन्डेड की जगह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जी हमारे पास किसका बेटा, फॉर्मल चार्ज का। तो लिख देता हूं, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, U किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझते हो ना बेटा, जो लॉन पेयर होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और S क्या है बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनका क्या करना बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का हमें हाफ करके लिखना है। बात क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ना एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी चीजें समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें समझते हैं। तो देखो, पहला एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं किसका बेटा, मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल किसका लिया बेटा, एक सबसे अच्छे सबसे आसान का ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं मान लो CO2 का। मान लिया जी CO2 के अंदर हमें क्या करना है बेटा, जितने भी यहाँ पे एटम्स है ना, सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CO2 की क्या बनानी पड़ेगी बेटा, लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बच्चे, लुईस स्ट्रक्चर। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सिखा दिया था। कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे सर, पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने होंगे, 3 एटम है, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 होंगे सर, 24 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, कार्बन में कितने होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। तो मतलब 2 में 12 हो जाएंगे और 4 कितने हो गए बेटा, 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। तो बताओ बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, T-V करते थे तो यह आता था 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है बेटा, यहां पे 4 बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा अनशेयर्ड का नंबर तो चलो हम वैसे ही निकाल लेते हैं। तो भैया लिखो कार्बन, ठीक है, कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा जो हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ऑक्सीजन इधर रखा, एक ऑक्सीजन इधर। अब 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, या तो ये चीज कर दूं कि 2 बॉन्ड यहां बना दिए, 2 बॉन्ड यहां बना दिए हमने, ठीक है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है सर, वो पॉसिबिलिटी ये है कि सर एक जगह तो सिंगल बॉन्ड बना दो और एक जगह क्या बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बना दो, इस तरीके से।
तो भैया ये भी तो CO2 की स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा मत कहना कि सर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 बॉन्ड बना दो, नहीं तो एक ऑक्सीजन क्या होगा जी, हवा में थोड़ी ना लटकता फिरेगा, समझ रहे हैं। तो भैया बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, तभी तो ये इससे जुड़ा रहेगा। अगर एक जगह बॉन्ड ही ना बनाए तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि भैया वो तो वहां से फ्री होके भाग जाएगा, तब ये CO2 थोड़ी ना बचेगा। तो अब हमें डिसाइड क्या करना है कि इन दोनों में से कौन सी हमारे पास इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब वो एक्चुअल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, कैसे करेगा देखो। सबसे पहले बेटा मैं ये पहली स्ट्रक्चर ले रहा हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो हमारी पहली स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हर एक एटम पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं कार्बन के ऊपर पहली स्ट्रक्चर में। तो फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर। तो बताओ जी, कार्बन जब फ्री स्टेट में होता है तो उस टाइम पे इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे सर 4 होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यहां पे कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने लॉन पेयर है कार्बन के पास, आप कहोगे सर 0। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो हो रहा है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट तो है इसका। 2 बॉन्ड यहां बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड यहां, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहां, 4 इलेक्ट्रॉन यहां, तो 8 है। तो इसके अंदर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। माइनस कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहोगे सर कितने शेयर्ड कर रखे हैं इसने बेटा, देखो 4 यहां पे और 4 यहां पे, 8 कर रखे हैं सर। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 8/2 करना पड़ेगा। बताया था ना, जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसका हाफ करके माइनस करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है जी, 0 है हमारा। बात समझ में आई, ठीक है। अब मान लो इस ऑक्सीजन को बोलता हूं ऑक्सीजन 1, इसको बोलता हूं ऑक्सीजन 2। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं ऑक्सीजन 1 के ऊपर। जिसको मैंने ऑक्सीजन 1 बोला उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। चलो बताओ जी, ऑक्सीजन के अंदर फ्री स्टेट के अंदर कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहोगे सर 6। माइनस कितने अनशेयर्ड हैं भैया, अभी इस ऑक्सीजन के पास देखा 4 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका मतलब 2 लॉन पेयर आएंगे। अब भैया लॉन पेयर का नंबर नहीं लिखना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर। तो मतलब 2 लॉन पेयर के अंदर 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 - 4 माइनस कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी इस ऑक्सीजन के लिए, ये 4 ही तो शेयर्ड है इसके अंदर बस। ये 4 शेयर्ड होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 4/2। या फिर बेटा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उसको तुम क्या लिख दो, उस एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सीधा सीधा वो नंबर लिख दो। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख रहे हो शेयर्ड तो डिवाइड/2 करोगे, अगर बॉन्ड काउंट करके लिख रहे हो सीधा तो बॉन्ड का नंबर लिख दो। तो देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए होते, 4 बनाए, तो सीधा सीधा यहाँ पे 8/2 की जगह मैं 4 भी लिख सकता था, क्योंकि 8/2 4 ही तो आएगा। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बनाए हुए हैं सर, या तो डायरेक्ट 2 लिख दूं, या फिर अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं तो 4, तो 4/2, तो तब भी तो 2 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो मेरे बच्चे, तो ये भी कितना आया, 0। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0 आया सर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूं ऑक्सीजन 2 पर, यहां पे लिख देता हूं 2, कभी यहां पे 2 लिख दो, को सर आपने तो O2 पे निकाल दिया, भैया 2 का मतलब इसको सेकंड ऑक्सीजन बोला है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो भैया यहां पे भी निकालूंगा तो यही तो वैल्यू आएगी, 6 - 4 - 4/2 0, क्योंकि इसके पास भी क्या होंगे, 2 लॉन पेयर तो होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट तो करना ही है। तो भैया जब हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज निकाला तो हर एक एटम पे कितना आया, 0 0 0। चलो सर बहुत बढ़िया, 0 0 आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, एक बार यहां पे भी हम क्या करते हैं, इन एटम के ऊपर भी क्या निकाल लेते हैं बेटा, इंडिविजुअली फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले यहां पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर बेटा, कार्बन के ऊपर निकालो सर। चलो जी निकालो, तो बोलो बच्चे कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 सर। क्या इसके ऊपर कोई लॉन पेयर है, नहीं सर, 0। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, तो आप कहोगे सर यहां पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कितने, 8। तो 8 का आधा 4, तो सीधे सीधे 4 बॉन्ड ही लिख दूं, 4 बॉन्ड ही तो बने हुए हैं, तो कितना आया, 0 आया सर। ठीक है सर, यहां पे भी कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0। अब इसी को कार्बन 1 बोल दे, तो इसको ऑक्सीजन 1, इसको ऑक्सीजन 2,
तो बोलो बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 कितना आएगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। ठीक है, इसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? आप कहोगे सर 2 ही आएंगे, क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां मिल गए ना इसे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 दे दिए। तो 6 - 2 -3 करूंगा, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का हाफ जब करूंगा, 6 का हाफ 3 ही तो आएगा, तो 3 बॉन्ड काउंट करके लिख दिया मैंने सीधे। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आया बेटा? आप कहोगे सर ये आया +1। तो मतलब यहां ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है बेटा? फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है जी। ऐसे ही अगर हम क्या निकालें, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है सर, माइनस यहां पे बोलो बेटा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप कहोगे सर 6 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास अभी तक, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो क्या दिखा दिए? अनशेयर्ड। तो क्या हो जाएंगे? 6 - 6 -1। -1 कहां से आया सर? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो 2 / 2 1 ही तो आएगा। तो मैंने सीधा बॉन्ड देख लिया कितने बनाए हुए हैं, तो वो माइनस कर दिया। तो ये वाली वैल्यू कितनी, देखो ये कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये -1। तो भैया यहां से हमें एक आइडिया लग गया कि अगर CO2 की ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है तो वहां पे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू हर एक एटम पे 0 है। लेकिन अगर मैंने CO2 की ये वाली स्ट्रक्चर मानी तो यहां पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आएगा और दूसरे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा। तो भैया अब आप खुद बताओ इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहोगे सर पहले वाली ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों पहले वाली ज्यादा स्टेबल होगी? क्योंकि आप लोग ये जानते हैं चार्ज जितना कम होता है किसी भी स्पीसीज के ऊपर, वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। अब एक मैं कहता हूं मेरे पास एक न्यूट्रल स्पीसीज है, एक है चार्ज स्पीसीज। चार्ज का मतलब उस पर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज है, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? आप कहोगे सर न्यूट्रल वाली। तो अब आप कंपेयर कर लो कि सर यहां पे तो सब पे 0 चार्ज है, मतलब ये तो न्यूट्रल है, और यहां पे क्या रहा है? एक पे +1, एक पे -1। तो भैया चार्ज कैसा भी हो वो तो हमेशा क्या करेगा? स्पीसीज को अनस्टेबल करेगा। और हर एक स्पीसीज चाहती क्या है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए उसे क्या करना है पड़ेगा बेटा? उस चार्ज को कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगी? स्टेबल बनेगी। तो इस फॉर्मल चार्ज की हेल्प से मुझे यह पता चल गया कि हमारे पास ज्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर है CO2 की बेटा? पहले वाली है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? हाइयर द वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। तो स्टेबिलिटी को मैं फॉर्मल चार्ज से क्या कर सकता हूं बेटा? रिलेट कर सकता हूं। तो इसीलिए CO2 की हम कौन सी स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा? ऊपर वाली लिखते हैं, ना कि नीचे वाली। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है CO2 की? ये वाली है जी। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात। बोलो क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा क्या? SO3। ठीक है, तो जल्दी से मेरे बच्चे इसकी मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। कॉपी पे बनाओ जी खुद ब खुद। मैंने पिछली क्लास में ये बनवाई थी, SO3 की मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों से बनवा डाली थी। तो भैया मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आप खुद ब खुद बनाना। मैंने इसलिए बोला था कि बेटा जो होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको वो जरूर करना, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी नहीं आएगी तो क्वेश्चन लटक जाएंगे आपके फॉर्मल चार्ज के। ठीक है, तो देखो जी, अगर मैं इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो भैया इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। डबल बॉन्ड हो और 2 ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर दूं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां पे 3 लॉन पेयर, यहां पे भी 3 लॉन पेयर, और यहां पे भी 3 लॉन पेयर। ठीक है, तो देखो फॉर्मल चार्ज की जो एप्लीकेशन है ना वो हम क्या करेंगे? साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो एक एप्लीकेशन हो गई कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल की या स्पीसीज की एक से ज्यादा क्या हो सकती है बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं, तो कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? जहां पे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू सबसे कम होगी। जैसे CO2 का केस कर लिया, तो एक एप्लीकेशन आ गई आपके पास। आई बात समझ? चलो अब दूसरी एप्लीकेशन देखना, ये कोई नहीं बताता है, मैक्सिमम टीचर ये बात नहीं बताते हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा?
यहां पे हम सर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है सर, फॉर्मल चार्ज निकालो। भैया देखो मैं पहले ही बोल देता हूं, ये ऑक्सीजन 1 मान लिया, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 3, ताकि हमें क्या रहे, सॉरी यहां पे क्या आएगा बेटा, सिर्फ 2 ही लॉन पेयर आएंगे, सिर्फ 2 ही लॉन पेयर आएंगे मेरे बच्चे। क्यों क्यों आएंगे जी 2 लॉन पेयर? क्योंकि भैया उसने 2 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, और इसको ऑक्सीजन 3 बोल दिया। ठीक, ताकि हमें पता चल जाए किसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया है, डिस्टिंग्विश करने के लिए बस। ठीक, तो चलो जी, सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। तरीका वही सर, सल्फर के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्री स्टेट में? आप कहोगे सर 6, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कहोगे 0, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा हमें सर। ठीक है सर, यहां पे लगा दिया मैंने 0, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, या ये देख लो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। मैं बॉन्ड के हिसाब से बताता हूं, तो 4 बॉन्ड, तो 4 लिखता हूं, तो कितना चार्ज आ गया बेटा, +2 चार्ज आ गया। तो सल्फर पे कितना चार्ज आया मेरे बच्चे, +2 आया फॉर्मल चार्ज। ठीक है सर, अब निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर, ऑक्सीजन 1 पे। तो निकालो, जल्दी जल्दी निकालो जी, खुद ब खुद। 6 आएगा सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर कितने हैं? आप कहोगे सर 6। ठीक है, और कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सर? 1, तो माइनस, तो कैंसल, कैंसल तो कितना आया, -1। ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉर्मल चार्ज मैं ऑक्सीजन 2 पे निकालता हूं, तो निकालो जी, 6 -6 -1, एकदम इसी की तरह तो आएगा। 1 बॉन्ड बनाया हुआ है सर, 3 लॉन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना है, -1। कैंसिल का मतलब समझ रहे हो ना, 1 + 6 1 -6 है। ठीक है, ठीक है सर, एक फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं बेटा किसके ऊपर, ऑक्सीजन 3 के ऊपर। तो बोलो 6 माइनस कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा? आप कहोगे सर 4, तो ये लिख दिया 6 - 4। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2, तो -2, तो ये कितना है बेटा, देखो 0। -4 और -2 कितने, -6, और +6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट तो हो जाएगा ये, तो 0 आ गया। तो ठीक है सर, हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लिया सर। मैं लिख देता हूं, देखो +2 इसके ऊपर आया, -1 इस पे, -1 इस पे, 0 इस पे, ये फॉर्मल चार्ज की वैल्यू लिख दी। अब सर इस फॉर्मल चार्ज से मुझे पता क्या चला, ये तो बताओ। तो भैया देखो, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से मैं ये पता लगा सकता हूं किसी भी स्पीशीज के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं पता लगा सकता हूं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, याद रखना जो भी बोल रहा हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं उस स्पीशीज के अंदर, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं फॉर्मल चार्ज से। ठीक है, तो इसकी ये एप्लीकेशन है, क्या बेटा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड इन अ स्पीशीज, और वो स्पीशीज की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए बेटा, लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जी। ठीक है सर, फॉर्म्ड इन अ स्पीशीज जिसके अंदर क्या, लुईस स्ट्रक्चर के भैया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अब आप कहोगे सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो समझ लो जी, इसको मैं आगे भी बता दूंगा एक जगह। भैया देखो, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड होता है। मेजरली तुम्हें ये ज्यादा डिटेल में स्टडी करने हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ते हैं। वंडरवॉल को आपको मैंने आइडिया तो दे ही दिया था पिछली क्लास में, वंडरवॉल रेडियस जैसे पढ़े थे, तो वंडरवॉल जो क्या होती है ट्रैक्शन, वो आसान होती है। अभी हाल फिलहाल के लिए ये देखो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको क्या बोल देते हैं भाई, कई बार क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास 2 एटम हैं, समझना ढंग से। अब मान लो भैया इन दोनों एटम्स को बॉन्ड बनाना है, तो क्या तरीका हो सकता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ये दोनों क्या कहते हैं कि भैया चलो बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया क्या होगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, और क्या बन जाता है इनके बीच में, बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड बना कैसे बना, वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। कैसे बना बेटा, वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना।
और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब बराबर बराबर का हिस्सा दिया, और उनकी क्या करने लगे, वो शेयरिंग। तो ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एक तरीका क्या है, ए है, ये बी है, ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन भैया जो ए है ना, उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बी कहता है भैया मेरे पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, मैं नहीं इलेक्ट्रॉन दे सकता। अगर बॉन्ड बनाना है तो तेरे को तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये ए कहता है भैया चलो ठीक है, मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना ही है, तो उसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं। तो भैया इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिए, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, एक सिंगल एटम डोनेट कर रहा है। तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा जी मेरा डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए ना बेटा, ये देखो एरो की हेल्प से दिखा रहा हूं। एरो की मतलब क्या है बेटा, जहां से एरो स्टार्ट हुआ इसका मतलब है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए से बी की तरफ एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है बेटा, हमारा ए डोनेट कर रहा है। लेकिन जब शेयरिंग की बात आएगी तो बी भी उनको शेयर कर रहा है और ए भी उनको शेयर कर रहा है। तो मतलब ऐसे शेयरिंग चल रही है, ये भी शेयरिंग में बैठा है अब इसकी, और ये भी। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन है किसके, ए के है सर, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज, हाँ जी सर क्लियर है। अब समझो जी यहां पे क्या कंक्लूजन निकला, कैसे पता चला इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कितने डेटिव बॉन्ड है। तो भैया तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालो। सेंट्रल एटम के ऊपर जितना फॉर्मल चार्ज आएगा ना, उतने ही वहां डेटिव बॉन्ड होंगे। ठीक है, कैसे, देखो बेटा इस डेटिव बॉन्ड को दिखाने का तरीका ये भी है, इनको ऐसे कर दूं ए बी। अब देखो एरो नहीं बनाया हुआ, लेकिन एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पे क्या आता है, नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। डेटिव बॉन्ड को दिखाने का एक तरीका यह भी है, या तो एरो लगा दो। एरो का मतलब क्या है, ए ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं और बी इसको शेयर कर रहा है, या पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में दिखा दो, जिसका मतलब क्या है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन वही डोनेट कर रहा है जी, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाए मतलब उसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, वो तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है बस वहां पे। ठीक है, तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो सेम कहानी यहां पे है भैया, इस पे आया +2 चार्ज, जैसे ही सेंट्रल एटम पे तुमने देखा +2 चार्ज है, तुम साफ साफ आंख बंद करके बोलो कि भैया यहां पे स्ट्रक्चर के अंदर 2 डेटिव बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 2 डेटिव बॉन्ड। कौन कौन से, देखो इस पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -1 और -1 चार्ज आ तो रहा है, ये रहा -1, ये रहा -1। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, कि भैया ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ भी एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है। कहने का मतलब मैं स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखा सकता हूं, चलो आगे करके दिखा देता हूं, यहां पे होच पोच हो जाएगा। मेरे पास देखो ये कंडीशन आई ना मेरे बच्चे, ये बन गया सर, इस पे +2 चार्ज था सर, इस पे -1, इस पे -1। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूं, कैसे सर, ये देखो ये तो डबल बॉन्ड है, अब यहां पे डेटिव बॉन्ड बना दूं ना, बोलो। और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हो सकती है भैया, इसको जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका मतलब क्या, देखो इस सल्फर ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, इस पे +1। ठीक है सर, इस सल्फर ऑक्सीजन का डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या है, इस पे -1 चार्ज, इस पे +1। तो भैया बताओ जी सल्फर पे कितना +1 चार्ज आए, 2 बार आए ना, तो देखो +2, इस पे -1, इस पे -1। तो या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, बात एक ही है, बात एक ही है जी हमारे पास। तो भैया सेंट्रल एटम के ऊपर क्या निकाल लो, क्या निकाल लो बच्चे, फॉर्मल चार्ज। जितना फॉर्मल चार्ज आएगा वो उतने ही डेटिव बॉन्ड बना रहा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। तो तुमसे कई बार पूछ लेगा ये चीज कि बताओ भैया, बताओ कोई स्पीसीज दी का इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कितने डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो तुम्हें वहां फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एटम पे निकाल लो बस,
सेंट्रल एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने डेटिव बॉन्ड होंगे वहां पे। इस पे +2 चार्ज आ रहा है तो मतलब 2 डेटिव बॉन्ड बना रहा है जी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में। तो नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड फॉर्मल चार्ज से कैसे पता चलेंगे समझे? और एग्जांपल करवाऊंगा, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। लेकिन बेटा यहां पे पंगा कब हुआ? पंगा तब हो गया जब साइंटिस्टों ने आगे रिसर्च की और ये कहा कि भैया ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की आपने स्ट्रक्चर बनाई है ना SO3 की, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है बेटा जो अब मैं बना रहा हूं आप लोगों के सामने। ये है इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। और ये ड्रॉबैक थी किसकी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, कि भैया लुईस के अकॉर्डिंग तो SO3 की ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्या बन गई? ये वाली बन गई। होती भी ये है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा हमें कि भैया कौन सी स्ट्रक्चर लुईस डॉट के अकॉर्डिंग सही है और एक्चुअल स्ट्रक्चर भी वही होती है? मतलब कहने क्या, देखो लुईस डॉट ने ये स्ट्रक्चर दी, लेकिन मैंने कहा ये लुईस डॉट के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी चाहे लुईस डॉट के अकॉर्डिंग निकालो, चाहे वैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो, दोनों सेम ही आएंगी। तो अब तुम कहोगे सर ये पता कैसे चलेगा हमें? तो भैया इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, एक पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट याद रखना, तुम्हें फटाक से सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्या पता चल जाएंगी? देखो वो पॉइंट तुम्हें दिखा देता हूं। ये रहा जी वो पॉइंट। इस पॉइंट की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो बेटा? एक्चुअल स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे? देखो क्या कहता है, मोर द फॉर्मल चार्ज। चलो देखो पहले मैं एक बार समझा देता हूं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि भी ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा जी कि यहां पे ये वाली इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक। और बेटा अभी अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि भैया जो हमारा क्या होता है फॉर्मल चार्ज होता है ना, वो अनस्टेबिलिटी ले। भैया चार्ज कैसा भी हो स्पीसीज के ऊपर, वो उसको हमेशा अनस्टेबल बनाएगा जी। क्या बनाएगा बेटा? उसको अनस्टेबल बनाएगा। तो हर एक स्पीसीज क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहती है। क्या चाहती है बेटा? स्टेबिलिटी चाहती है। और स्टेबिलिटी के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज को कम करना पड़ेगा। तो भैया सल्फर क्या सोच रहे हैं यहां पे कि भैया मेरा +2 चार्ज कम हो जाए। ये ऑक्सीजन क्या सोच रहा है बेटा यहां पे कि मेरा -1 चार्ज कम हो जाए। और ये ऑक्सीजन भी क्या सोच रहा है? मेरा -1 हट जाए। तो भैया आप हमेशा ये याद रखना जो फॉर्मल चार्ज होता है ना, फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी के इनवर्स रिलेशन में होता है। तो इस फॉर्मल चार्ज को कम जितना कर दूंगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। तो कम कैसे किया जाता है भैया? कहीं पे भी अगर आपको ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखे, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई और आपको यह पता लग जाए कि भैया सल्फर मतलब सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में क्या है? ऑक्सीजन है, और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करो बेटा? चेंज कर दो। यहां पे ऐसे एरो लिख रहा हूं, चेंज कर दो डबल बॉन्ड O के अंदर। किसके अंदर चेंज कर दो बेटा? डबल बॉन्ड O के अंदर। और ये कब चेंज करना है? इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन है बेटा कि भैया अगर किसी सेंट्रल एटम ने ऑक्सीजन के साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। और ऐसा कब करोगे? कंडीशन क्या है बेटा? वहन सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और हायर पीरियड। या तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करे सेंट्रल एटम, या फिर थर्ड पीरियड से ज्यादा वाले पीरियड का हो, मतलब 4th का हो, 5th का हो, 6th का हो। तभी तुम्हें क्या करना बेटा? ऑक्सीजन के साथ जो डेटिव बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में बदल दो। तो यहां पे देखा जी सल्फर, बताओ बेटा यहां पे ये जो सल्फर है ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? आप कहोगे सर ये थर्ड पीरियड से। तो तुमने देखा जी इसने 2 डेटिव बॉन्ड बना रखे हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सल्फर और इस ऑक्सीजन जो डेटिव बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में बदल दिया। देखो ये सल्फर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड था ही, जो 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड थे वो डेटिव बॉन्ड थे, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे।
उनको भी मैंने डबल बॉन्ड में बदल दिया। तो जैसे ही मैं एक डायरेक्टिव बॉन्ड को किस में बदलूंगा, डबल बॉन्ड में बदलूंगा, तो एक एक यूनिट चार्ज कम हो जाएगा बेटा। मतलब क्या, जैसे मान लो इसको मैंने डबल बॉन्ड के अंदर बदला, देखो इस तरीके से स्टेप वाइज करके दिखा देता हूं। मान लो ये चीज थी हमारे पास, ये चीज थी +2 चार्ज -1 तो भैया मैंने अगर इसको ऐसे किया, डबल बॉन्ड हो और एक ऐसे, तो अब यहां पे चार्ज कितना रह गया बेटा, यहां +1 यहां -1, क्योंकि भैया जैसे ही मैंने एक डायरेक्टिव बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट किया, डबल बॉन्ड में, तो एक +1 चार्ज यहां से कम हो गया और ये -1 चार्ज कम हो गया। तो देखो जैसे जैसे फॉर्मल चार्ज डिक्रीज करा बेटा, स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। यहां फॉर्मल चार्ज ज्यादा था, यहां फॉर्मल चार्ज अब कम हो गया। अब एक और बार मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड भी तो क्रिएट कर सकता हूं, ये वाला तो कर ही दिया था, अब इसको कर दो। तो मतलब अब ये जो +1 और -1 बचा था ना, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब भले ही इस स्ट्रक्चर के अंदर तुम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेना हर एक एटम के ऊपर, वो 0 आएगा, अब 0 आएगा जी। इस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज निकाल लेना, फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी एटम क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। और भैया फॉर्मल चार्ज जितना कम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये वाला पॉइंट लगाना कब है, जब सेंटर के अंदर या तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो या उससे ज्यादा वाले का एलिमेंट हो, और वो किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा हो बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ। तो उस ऑक्सीजन वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में बदल दो, डबल बॉन्ड में, तो तुम्हारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर भी आ जाएगी और तुम्हें यह भी पता चल जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये तो एक एग्जांपल हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ बेटा, एक एग्जांपल हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, देखो और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो किसी आयन का ले लेता हूं, मान लो जी मैंने लिया PO4-3 का, फॉस्फेट आयन है ये, इसकी क्या बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है सर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप तो बना दो, आपने क्योंकि ये बना के दिखाई थी, हम बना लेते हैं। कॉपी पे बनाओगे, कसम है तुम्हें, विद्या पढ़ाई की बोल रहा हूं जी, दूसरी विद्या नहीं, विद्या माता की कसम है, बनाओगे। अगर जिन्होंने नहीं बनाई है खुद ब खुद बनाओगे, मेरी देख के नहीं बनाओगे जी। जो मेरी देख के बनाएगा उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मैं बना चुका हूं। पेपर में मैं नहीं बनवाने आऊंगा जी, तुम्हारी पेपर में मैं नहीं बनवाने आऊंगा, ठीक है। और कितना बेटा, -3 चार्ज है, तो मान लो जी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, -3। ये बनती है जी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है सर, अब ऑक्टेट कंप्लीट करो सर, यहां पे तो सबका, ये लो भैया ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या पता लगाना है कि भैया इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना जी, सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज निकाल लो। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जी, और किसी पे निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ठीक है सर, निकाल देते हैं, अभी निकालो। तो ये रहा जी फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस। तो बताओ जी फॉस्फोरस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे सर 5 माइनस। ठीक है, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है सर, इसके ऊपर तो कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 0। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सर, 4। तो भैया कितनी वैल्यू आई, +1 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम लोग बना दो। बाकी जो 3 ऑक्सीजन बचेंगे ना, उनके ऊपर एक एक -1 चार्ज लिख देना। ठीक है, तो भैया यहां से मुझे पता चल गया +1 चार्ज आया। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूं, फॉर्मल चार्ज जितना आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, वहां पे उतने ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भैया इसकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बना दो, देखो अभी ओ ओ ओ, और यहां पे मान लो इस ऑक्सीजन के साथ मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो देखो -3 चार्ज तो ये लिख दिया ना। ये याद रखना बेटा, आयन के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज हो ना, एक बार वो दे दो, उसके बाद जिस ऑक्सीजन पे तुमने नेगेटिव चार्ज नहीं दिया वहां पे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है बस।
ठीक है सर, ठीक है। तो भैया अब यहां पे बताओ, इस पे +1 चार्ज है और इस पे -1 है, ये फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूं बेटा। जितना क्या आ रहा है सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले ऑक्सीजन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज तो आएगा, तभी तो बैलेंस होगा जी वो हमारे पास। समझ रहे हो बात भैया? इस वाले बॉन्ड को मैं ऐसे भी दिखाता हूं, इस पे +1 दिखा दो, इस पे -1, ये माइनस अलग है, इस -3 की वजह से आ रहे हैं नेगेटिव। ये फॉर्मल चार्ज नहीं निकाला मैंने, ये जो नेगेटिव यहां लगाया हुआ बेटा, ये तो -3 वाला लगाया हुआ है। जो एक्चुअल वाला फॉर्मल चार्ज है वो ये है, जिसको मैंने सर्कल में एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है सर, बढ़िया। लेकिन फिर वही बात कि सर ऑक्सीजन हमें दिख रहा है यहां पे, जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम में वो किस पीरियड का है सर? 3rd पीरियड का है। तो भैया ये है हमारा 3rd पीरियड का, ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किससे? ऑक्सीजन से। तो भैया ये अपने फॉर्मल चार्ज को कम कर सकता है सर। और कैसे कम कर सकता है सर? जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, वहां पे डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट कर दो बस। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां पे देखो जी, इस फॉस्फोरस के ऊपर से मेरा जो भी क्या था फॉर्मल चार्ज वो खत्म हो गया। निकाल के देख लो चाहे। अभी स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालो फॉस्फोरस का, कितना आएगा बोलो बेटा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, कोई भी अनशेयर्ड नहीं है। कितने बॉन्ड बनाए हैं सर? 5 बनाए हैं। तो देखो 0 ही तो आ रहा है। और फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। तो मतलब फॉस्फेट आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है मेरे पास, ना कि ये होती है जो लुईस के अकॉर्डिंग चल रही थी। आई बात समझ में? और एक बात तुम नोटिस कर पा रहे हो बेटा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना मेरा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन चल रहा है, देखो इस एरो का मतलब क्या है? फॉस्फोरस दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे किसको? ऑक्सीजन को। फॉस्फोरस दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे किसको? ऑक्सीजन को। तो भैया बात भी सही है, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो भैया कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही तो क्या करेगा? ज्यादा वाले को देगा। भैया ये दूसरे नंबर का गुंडा है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा गुंडा कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, हमेशा लेता है। ऑक्सीजन दूसरा बड़ा गुंडा है। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और किसी में ताकत नहीं है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलवा ले। फ्लोरीन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है जी, बढ़िया। क्योंकि गुंडा है, छीनेगा तो छीन रहा है जी, इसको मजबूर कर रहा है कि तू ही दे दोनों इलेक्ट्रॉन, तू ही दे, मैं नहीं दूंगा। तो भैया बात भी सही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से कहां बन रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है। बात भी सही है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऐसे ही होता है। कम ताकत वाला ज्यादा ताकत वाले को क्या देता है बेटा? हफ्ता देता है। तो यही चल रहा है जी, हफ्ते वाली बात। बात समझ में आई? ठीक है, तो भैया देखो साथ के साथ मैं तुम्हें स्ट्रक्चर की क्या बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं बेटा? यहां पे तुम्हें स्ट्रक्चर की क्या बता रहा हूं बेटा? एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन तुमसे ऐसे आएगा, वो क्या कहेगा? कैलकुलेट कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर। कि भैया फॉस्फेट आयन के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है ना, उस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। सर ठीक है, ये तो अभी अभी करवाया है, ये तो हम आसानी से कर देंगे सर। ये लुईस स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है, ये लुईस स्ट्रक्चर बनेगी सर -3। और यहां पे अगर मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट भी कर दूं फॉस्फोरस पे, तो क्या आएगा? 5 - 4। ठीक है, और कितना? -0। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा +1। तो सर आ गया। तो लुईस स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फोरस की हमने क्या निकाल ली? क्या निकाल ली बेटा? फॉस्फेट आयन के अंदर फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन ये बोल देता, क्वेश्चन समझना क्या कहता? कैलकुलेट क्या? कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन, और खत्म क्वेश्चन।
तो भैया अब तुम क्या करोगे? अब तो उसने ये नहीं कहा कि लुईस के अकॉर्डिंग बनाओ, अब तो सीधा सीधा बोल रहा है। तो अब तुम क्या करोगे? इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर निकालोगे। और इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है सर? यहां पे, अब यहां पे कर रहा हूं, देखो। अब इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है मेरे बच्चे? अब इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है सर। अब ये है सर इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूं फॉस्फोरस पे, तो कितना आएगा? 5 - 5 0। तो ये तो 0 चार्ज आ गया। तो देखो जी, एक वर्ड ने कैसे पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल दिया। अगर मैं फॉस्फोरस का क्या निकलवा रहा था, फॉर्मल चार्ज फॉस्फेट आयन के अंदर लुईस के अकॉर्डिंग, तब तो आंसर आया +1। अगर मैंने सिंपल बोला कि भैया फॉस्फोरस का क्या निकालो, फॉर्मल चार्ज निकालो, किसके अंदर? फॉस्फेट आयन के अंदर, और कुछ नहीं बोला कि लुईस के अकॉर्डिंग कैसे, तब तुम एक्चुअल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हुए वहां पे आंसर फाइंड आउट करोगे। फिर अब तुम्हें पता तो होना चाहिए ना भैया एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनाई हमने। ठीक है, तो चलो एक और करते हैं। प्रैक्टिस जितनी हो अच्छी है। SO4-2 लुईस स्ट्रक्चर बनाओ बेटा इसकी जल्दी से। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, मैंने बनाई थी तो भैया मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। ये लो सर, आपने तो बनाई थी, हमने भी बना दी। ये बना दी सर हमने, ये लो, ये लो, और ये -2। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दो। सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है सर, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी ने एक एक बनाया हुआ है, तो सर 6 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करो बेटा, सबसे पहले तो पता लगाओ सल्फर के ऊपर कितना हमारा चार्ज है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं सल्फर पे। तो बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सर 6। कितने लॉन पेयर हैं? एक भी नहीं सर, तो 0 अनशेड इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सर? 4। तो कितना आ गया? +2 आ गया सर। तो मतलब +2 फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या? इसने 2 क्या बना रखे हैं बेटा यहां पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिर्फ सेंट्रल पे निकाल लो फॉर्मल चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सो इन दिस स्ट्रक्चर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है सर, ठीक है। तो वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां लगाओगे भैया? देखो -2 चार्ज है, किन्हीं 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे दो, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचेंगे वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। ऐसी तो हमने फॉस्फेट आयन में किया था। ये तरीका बता रहा हूं, याद रखना। तो भैया बस क्या करो, इस तरीके से लिख दो। देखो इस पे माइनस दे दिया, इस पे माइनस दे दिया, तो ये -2 तो आ गया। अब 2 ऑक्सीजन बचे, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत बढ़िया सर, ये बता दिया। तो अब फिर तुमने क्या देखा कि सर सेंट्रल एटम के अंदर जो सेंट्रल एटम है हमारा, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? सर 3rd पीरियड से कर रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बना रहा है? ऑक्सीजन से। तो 3rd पीरियड का एलिमेंट हो अगर सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम करता चलूंगा उतना ही फॉर्मल चार्ज कम होता चलेगा। इस पे फॉर्मल चार्ज +2 था, अगर एक को मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदला, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा अब फॉर्मल +1। अगर उस वाले दूसरे वाले को भी मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कर दिया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो +1 भी खत्म हो जाएगा। तो भैया इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी सल्फेट आयन की? ये होगी। और होती भी यही है जी, हम बनाते भी यही हैं। तो यहां पे फॉर्मल चार्ज +2 है और यहां पे सल्फर पे निकाल लो 0 आएगा। और ये बात मैं तुम्हें बोल चुका हूं, फॉर्मल चार्ज जितना कम उतना क्या होता है बेटा, हमारी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। तो ये सल्फेट आयन की है। अब क्वेश्चन यहां पे ही फ्रेम हो जाए। बताओ जी, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर? तो आंसर होगा +2। और सीधा सीधा बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन सल्फेट आयन, और आगे कुछ नहीं लिखा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया ऐसे ही। तो क्या बोलोगे, इस स्ट्रक्चर से 0 आएगा, तब ये वाली स्ट्रक्चर पे निकालोगे तुम। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग है, लुईस स्ट्रक्चर।
और एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल है बेटा वही तो नेचर में एग्जिस्ट करेगी। तो भैया इस तरीके से एग्जिस्ट करता है सल्फेट आयन हमारा, ना कि ऐसे जैसे लुईस बता रहा था। तो यहां पे भी तुम देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से कहां बन रहा है, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ बन रहा है। कहां से कहां बन रहा है बेटा, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ बन रहा है भैया। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ तो बन रहा है। तो बात भी सही है एकदम, ठीक है। अब इस बात की जो एक्सेप्शन थी ना वो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये था जी, ठीक है। कैसे एक्सेप्शन बनी, सबसे पहले इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये मैंने होमवर्क के लिए दी थी। इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो भैया मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, होप तुमने बना ली होगी। जो टीवीएसयू फॉर्मूला बताया था, टीवीएसयू ट्रिक बताई थी उससे, तो ये बनेगी। ऑक्टेट कंप्लीट करो, 2 इलेक्ट्रॉन इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसे, ठीक है सर। तो ये है क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है। अब क्या करो बेटा, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। फॉर्मल चार्ज किस पे निकालो, कार्बन पे निकालो। तो बोलो जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सर, 3। तो कितना आया बेटा, -1। अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूं किसके ऊपर, ऑक्सीजन पे, तो क्या होगा बेटा, 6 -2 -3। तो ये कितना आया बेटा, +1 आ गया। तो भैया इस पे आ रहा है +1, इस पे आ रहा है -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मुझे यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ना तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब क्या होगा, यहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड बना है ना बेटा, इनमें से एक बॉन्ड क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको मैंने पाई करके लिखा हुआ है, और उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्यों, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो भैया यहां पे आने के बाद कहानी बदल गई। ये जब पूछा गया ना, क्योंकि लुईस ने ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सब बताया था, और वही कह रहा था कि भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो आपको क्या पता चल जाती है, आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता चल जाएंगे, कहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे इस स्ट्रक्चर की बात आई तो साइंटिस्ट ये कहते कि भैया बाकी सारी स्ट्रक्चर तो आपकी ठीक थी, लेकिन यहां पे ये कहानी कैसे हो गई कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पीछे क्या हो रहा था बेटा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, लेकिन यहां पे तो उल्टा हो गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। बोलो बात समझ में आई। तो भैया ये तो उल्टी गंगा बह गई ना, कि ज्यादा ताकतवर कमजोर को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो साइंटिस्ट कहते हैं जी इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप। तो भैया ये मेरी क्या बनी थी, ये ड्रॉबैक बनी थी, ये ड्रॉबैक बनी थी किसकी बेटा, हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर की, ठीक है। वो इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया फॉर्मल चार्ज की, कि भैया ऐसा क्यों हो गया। बात समझ में आई ये चीज, ठीक है। अब देखो फिर बोल रहा हूं एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। एक मिनट बेटा, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस बात का कोई जवाब उसके पास नहीं था। अब आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि सर कब हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना है, ठीक है, और कैसे हमें पता लगाना है कि वहां पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम क्यों डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि फॉर्मल चार्ज कम हो जाए। क्योंकि हर एक स्पीसीज क्या चाहते हैं बेटा, चार्ज को कम करना चाहते हैं, तभी स्टेबल होगी। तो उस चार्ज को कम करने के लिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन को किस में बदल देते हैं, डबल बॉन्ड ओ के अंदर बदल देते हैं। और वो कंडीशन क्या थी, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये पढ़ लेना। ये बोला ये ऑक्सीजन है बेटा, जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है। तो क्या कह रहे हैं देखो, मोर द फॉर्मल चार्ज लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, तो ईच स्ट्रक्चर विल ट्राई टू मिनिमाइज द फॉर्मल चार्ज। कहता है जी फॉर्मल चार्ज क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है, इसलिए हर एक स्ट्रक्चर क्या करना चाहती है,
फॉर्मल चार्ज को कम करना चाहती है, और इसके लिए हम वो क्या करता है बेटा, फॉर्मल चार्ज को कम करने के लिए जो डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन है ना उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर लेता है। और ये कब पॉसिबल है, विच इज ओनली पॉसिबल इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3 और हायर इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या बेटा, जो हमारा A से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये मेरा A डबल बॉन्ड O में कब कन्वर्ट होगा, जब ये A मेरा किससे बिलोंग करेगा बेटा, या तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा या फिर थर्ड से हायर पीरियड से बिलोंग करेगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा वाले पीरियड की ऐसी चीज क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि भैया थर्ड पीरियड से मेरे पास डी ऑर्बिटल आने लगता है। क्या आने लगता है, डी ऑर्बिटल, क्योंकि बेटा सेकंड पीरियड के अंदर 2D नाम की कोई चीज नहीं होती, थर्ड पीरियड के अंदर 3D क्या आ जाती है, सब शेल आ जाती है, और उस 3D शेल की वजह से ही आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में बदल पाते हैं, आसानी से डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो देखो लिखा भैया, बिकॉज दे कंटेन डी ऑर्बिटल, क्योंकि थर्ड और थर्ड पीरियड से हाइयर वाले जो होते हैं उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है, थर्ड पीरियड में 3D आ जाता है, फोर्थ पीरियड में 4D आ जाता है हमारे पास। इस तरीके से चलती जाती है जी कहानी, समझ रहे हैं बात। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, क्लियर है। कब हमें इसको इसमें बदलना है ये कंडीशन याद रखना, और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। चलो सर, चलो ठीक है, लेकिन बेटा अगर सेंट्रल एटम क्या हो हमारे पास, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो, तब भैया देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडेड देयर ऑक्टेट एंड हेंस फॉर्मल चार्ज कांट बी मिनिमाइज्ड। क्या तभी अगर सेंट्रल एटम क्या हो जाए, सेकंड पीरियड का हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं तुम्हें, मान लो जी मुझे स्ट्रक्चर बनानी है किसकी, NO3 की बना देते हैं, NO3 की बनानी है। ठीक है सर, NO3 की बनाओ, तो भैया इसकी पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो पहले क्या करेंगे, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो सर, तो कितने आएंगे, 32 आएंगे सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो सर, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं अभी, 5 इधर 18 इधर, 8 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 23। यही तो होंगे, मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा नहीं, NO3 नेगेटिव होता है ना, नाइट्राइट आयन NO3 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 24, ये 24 हो जाएगा, ये 32 इलेक्ट्रॉन बताया था बेटा। 24 कैसे हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज हो वो जोड़ देते हैं 24। तो बताओ जी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए मेरे पास, 8 आ गए सर। कितने आ गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 4 बॉन्ड बनाने हैं, हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड कैसे होंगे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा बच्चे, होगा सर। अब 3 ऑक्सीजन जोड़नी है, तो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, ये चीज कर दी मैंने, पहले सिंगल बॉन्ड दे दिया, अब एक क्या कर दो बेटा, यहां पे सिंपल ऑक्सीजन लगा दो, मतलब किसी एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को डबल कर सकता ना, 4 बॉन्ड बन गए। और NO3 नेगेटिव भी है जी हमारे पास, क्या है बेटा, NO3 नेगेटिव भी है, तो भैया नेगेटिव मान लो मैंने यहां दे दिया, नेगेटिव मैंने यहां पे दे दिया। ठीक, अब क्या करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो एक बार। ठीक है, अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर पता करना है, तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे निकाल लूं। अगर इसके ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज आया तो इसका मतलब क्या, वहां पे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ठीक है सर, निकालो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर 5। कोई लॉन पेयर दिखा रहे दे रहा है, नहीं सर। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सर, 4, तो कितना आया बेटा, +1। तो इस +1 का मतलब क्या है बेटा, इसने किसी एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया हुआ है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो किसके साथ होगा बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ। देखो जिसपे नेगेटिव ला दिया वो तो बनाएगा नहीं अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि अगर इसके साथ बनाए तो यहां पे तो -2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन पे -2। भैया नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता चलेगा किसी एक स्पीसीज पे तो अनस्टेबिलिटी तो आती चलेगी ना। तो भैया यहां पे मेरे पास, अब मैं इसको इधर बना रहा हूं, देखो इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी अब NO O- और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज को अगर मुझे कम करना हो तो क्या करूं, यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो।
तो भैया यहां पे ये गड़बड़ मत करना, यहां पे इसको ऐसे कन्वर्ट मत कर देना कि डबल बॉन्ड हो और यहां पे O माइनस। ये स्ट्रक्चर एकदम गलत है भैया। ये नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया नाइट्रोजन किससे बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से। और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, सेकंड पीरियड के अंदर मैक्सिमम वैलेंसी चार्ज आ सकती है। मैक्सिमम वैलेंसी चार्ज का मतलब क्या बेटा? सिर्फ 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं जी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और यहां पे अगर डबल बॉन्ड है तो 5 बॉन्ड बन गए जी। क्या बन गए? 5। क्यों? क्योंकि भैया ये 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसीलिए देखो ये लिखा है वेयर एज फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू एक्सटेंड देयर ऑक्टेट। तो अपने ऑक्टेट को वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकते हैं अपने पास। क्योंकि भैया अगर ये वाली चीज हुई तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बताओ? 4 इधर है, 4 इधर है, 2 इधर है, 10 हो गए। तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रख लेगा? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ये तो सिर्फ 8 ही रख सकता है। तो भैया इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है जो ल्यूइस ने हमें बना के दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आप मार नहीं खाएंगे जी। आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर पता लगानी है वो भी पता लगा लोगे। आपको ये पता लगाना है कि कहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड में बदलना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और कहां नहीं बदलना है बच्चे, ये भी चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आपके घर के लिए काम क्या है? आपके घर के लिए मैं काम देता हूं कि आपको क्या करना बेटा, SOCl2 की, SOCl2 के अंदर ये पता लगाना है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, और इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बाकी बेटा जितने भी मैंने तुम्हें मॉलिक्यूल दिए थे ना, सब पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना और उनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर वगैरह भी पता लगाने की कोशिश करना। अब तो कर सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिस मैंने आप लोगों की करवा दी है। अब यहां पे बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? चलो जी बेटा, फॉर्मल चार्ज का फंडा था इतना ही अपने पास। ठीक है, फॉर्मल चार्ज हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हमारे पास हो गया जी, इतना हो गया है। ठीक है, यहां से अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा कैसे होगा वो मैंने आपको बता दी है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब एक बार मैं आपको बस ब्रीफिंग दे देता हूं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आज बस एक डेफिनेशन की बात करूंगा। ठीक है, अभी इतनी तबीयत अलाउ नहीं कर रही कि मैं तुम्हें आगे और कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, अभी नहीं हालत हो रही है ऐसी। ठीक, तो सिर्फ एक डेफिनेशन देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है, आई होप आप समझोगे बेटा। आप ये नहीं कहोगे सर बहुत ही छोटा, या तो आप बहुत लंबा ही लेक्चर डालते हो या बहुत छोटा कर देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन हालात नहीं साथ दे रही हैं। होप आप इस बात को समझेंगे बच्चे। ठीक है, तो भैया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ कंप्लीट देयर ऑक्टेट। भैया कोवलेंट बॉन्ड कुछ नहीं है जी, जब 2 एटम पास में आते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, मतलब एक एटम ये आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा एटम ये आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं बेटा, ऐसे देखो, ए बी, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और इनके बीच में क्या बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब यहां पे याद क्या रखना बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, ये एटम ए एंड बी, ये एटम मेरे सेम एटम भी हो सकते हैं, सेम एटम्स भी हो सकते हैं। ये दोनों एटम मेरे क्या हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा मैंने डेफिनेशन के अंदर कि भैया सेम एटम ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकते हैं, नहीं जी, शादी होनी है जी।
लड़के लड़की की हो जाए, लड़की लड़की की हो जाए, लड़के लड़के। भैया आजकल तो एग्जांपल दे सकता हूं ये, उस टाइम पे शायद कोवलेंट बॉन्ड समझाना मुश्किल होता था, ठीक है, जब ये हुआ था, लेकिन आजकल तो चलता है भैया। सेम की भी शादियां हो रही हैं, अपोजिट वालों की भी शादियां हो रही हैं, सेम कहानी यहां पे। भैया जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो एटम मेरे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इतना पक्का है जो शेयरिंग होगी ना वहां पे इलेक्ट्रॉनों की, दोनों बराबर का हिस्सा डालेंगे। ये नहीं है कि एक ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए एक ने कम दिए, नहीं। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग में, तो दूसरा भी एटम क्या देगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के अंदर। अगर एक ने एक दिए हैं तो दूसरा भी क्या देगा बेटा, एक ही देगा। तो शेयरिंग बराबर की होगी, लेकिन शेयरिंग के बाद वो ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, उसको फिर वो दोनों बराबर हिस्से से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। मतलब ये जो बॉन्ड बन गया ना, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बी के भी माने जाएंगे। इंसानों की तरह नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे जी पार्टनरशिप में, 50 लाख एक ने दिए 50 लाख एक ने दिए, ठीक है, समझ रहे हो, 50 लाख एक ने 50 है, 1 करोड़ हो गया, तो ये नहीं कहेंगे भैया 50 लाख इसमें मेरे हैं, नहीं। फिर क्या हो जाना चाहिए भैया, वो 1 करोड़ जो हुआ है वो एक पार्टनर के लिए भी है और दूसरे पार्टनर के लिए भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। उनको पता होता है मैंने इतना इन्वेस्ट किया मैंने इतना किया, लेकिन ये एटम बड़े सच्चे दिल के होते हैं भैया। शेयरिंग करने के बाद ये नहीं कहते कि भैया इसमें मेरा हिस्सा इतना तेरा हिस्सा इतना है, नहीं, बराबर की हिस्सेदारी हुई है तो क्या कह रहे हैं कि भैया ये दोनों भी तेरे हैं, ये भी कहता है ये दोनों ही मेरे हैं। मतलब दोनों ही क्या करते हैं बेटा, उनको प्यार से रखते हैं इलेक्ट्रॉनों को, दोनों बराबर का ही प्यार दे रहे हैं आप उन्हें। बोलो बात समझ में आई कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर क्या बेटा, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है, कैसे कैसे देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। फिर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, कौन से एटम कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, उनको क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करके आया था कि आज ये चीज मैं खत्म कर दूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन सी होती हैं, लेकिन नहीं अभी हो पा रहा है, ठीक है। तो बेटा इसको हम देखेंगे किसके अंदर बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दिल लगाकर पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और बेटा समस्याओं से मत घबराया करो। तुम्हारे जब मैं कमेंट्स देखता हूं ना तो मुझे बड़ी चिंता होती है, तुम्हारी बहुत चिंता होती है जी, सच में चिंता होती है कि भैया अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे लिए कंडीशन क्या हो जाए, तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए ना, तो तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। नहीं होना भैया, परेशान नहीं होना है। आगे मान लो तुम्हें क्या लगता है आईआईटी में होने के बाद तुम्हारी परेशानियां कम हो जाएंगी, नहीं जी, वहां पे कंपटीशन और टफ होगा, वहां पे कंपटीशन और टफ होगा। आगे जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे बहुत तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हारे सामने कोई परेशानी आएगी, तुम ये थोड़ी ना भैया मुझसे नहीं होगा, पहले उसका तो सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, ये और परेशानी आ गई है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं सर, मशीन थोड़ी ना, नहीं भैया कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ना बेटा, वो इन चीजों का सामना करता है, ना कि ये बोलता है कि सर ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, ये रहम करो। भैया क्यों भीख मांगते हो, अगर तुम पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका डट के सामना करो ना। इतने तो यार ताकत होनी चाहिए तुम में, कोई छोटा मोटा एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ी ना तुमने अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेटा जी जान लगा दीजिए, जो सपना तुमने देखा है ना उसको पूरा आसानी से नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी। अंदर से जुनून की आग मत खत्म होने देना। और वो जुनून की आग पता कौन खत्म करती है, जो तुम ये एक्सक्यूज देने लगते हो जब, कि भैया ये क्या हो गया, इतनी देर का लेक्चर हम कैसे देखें, आंखें। भैया तुम्हें क्या लगता है, तुम ही सारा दिन बैठे रहते हो लैपटॉप के ऊपर, तुम्हारी ही आंखें हैं, तुम्हारी ही आंखें हैं जी, और किसी की आंखें नहीं होती हैं। और जो ये तुम खेलते हो ना, ये तुम जो व्हाट्सएप वगैरह करते हो, जो मैक्सिमम बच्चे करते हो, मुझे पता है सोशल मीडिया के तो आप एडिक्टेड होंगे, भाई ये एडिक्शन छोड़ दो, ये फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब छोड़ दो। कोई नहीं जानता है तुम्हें, आपस में ही फ्रेंड बने रहते हो, एक दूसरे की पिक लाइक करते रहते हो फालतू में, कौन जानता है तुम्हें, क्या पहचान है अभी तुम्हारी। कुछ बन जाओ, कुछ इज्जत कमा लो, ताकि तुम्हारी किसी के सामने प्रोफाइल खुले तो कोई कहे कि हाँ यार ये बंदा तो आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ है,
IITian है ये बंदा, आज ये काम कर रहा है, इसने ये अचीवमेंट की है, तब तुम्हें जानेंगे। अभी तो कुछ एक दोस्त है, तुम्हारे रिश्तेदार है, उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वही तुम्हारी लाइक कर देते हैं, बस खत्म कहानी। उस टाइम तुम्हारी आंखें दर्द नहीं करती हैं। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड किया तो ठीक है, मानता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा, मुझे पता बेटा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि हमारे भी आंखों पे बड़ा स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन भैया ये मेहनत है। मैंने फिर कहा तुम्हें बेटा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर तुम कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो मुझे वो बताइए। 2 घंटे के लेक्चर भी, मुझे तो 2 घंटे वाला भी कम लगता है बेटा। यहाँ पे जिस हिसाब से तुम्हें स्पीडली करवाना है ना सिलेबस, अगर ये होता ना हमारा जो बैच है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया होता, तब तो हम बड़ा आराम से तसल्ली से करवाते। लेकिन भैया अभी टाइम भी कम है, कंटेंट भी ज्यादा है, तो कंटेंट तो तुम्हें सारा देना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और मेरी उम्मीद भी और मेरी ट्राई भी ये रहती है बेटा, मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि तुम्हें सारी चीजें यहाँ बताऊं। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग पता नहीं ये सुनोगे भी या नहीं सुनोगे, क्या पता स्किप कर दोगे कि सर की तो डेली की बात है। ऐसा नहीं है भैया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, पूरे जोश के साथ, पुरानी एनर्जी के साथ। तब तक खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय।